नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। है राजनीति क्या ना करवाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही स्थिति आज भारत की राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर दिखाई दे रहा है। जो चीजें आज से लगभग एक महीना पहले संभव सी लगती, अब ऐसा लग रहा है कि उनसे ज्यादा सहजता के साथ स्मूथली तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। ऐसी ही कई सारी राजनीतिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन जिनके दूरगामी परिणाम भारत की राजनीति पर हो सकते हैं, उन सभी घटनाओं पर आज इस कैप्सूल में चर्चा होगी। कोई और चैनल होता तो इन सब का अलग अलग एपिसोड बनाता, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि एक ही कैप्सूल में इन सब चीजों को कवर किया जाए। सबसे पहले वो महिला नेता जो ये कहती थी पश्चिम बंगाल में कि मैं कोई चड्डा नहीं जो चड्डी हो जाऊं, वो रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करती है और जिसके ऊपर ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा भरोसा था, वो धीरे से पाला बदल लेती है, शियानी घोष। लेकिन रुकिए, सिर्फ बात यहां अभी खत्म नहीं हुई है। एक और महिला नेता हैं जिनको लगभग आप असंभव मानते हैं कि मैडम पाला नहीं बदल सकती, लेकिन वो जिस तरीके से फिलर्स दे रही हैं, जल्दी ही जो असंभव को संभव होने की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देगी। ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन कोई और है, वो भी पाला बदलने की तैयारी कर रही हैं। उसके अलावा जो ममता बनर्जी ने लगभग 1000 करोड़ की रिश्वत जैसा कुछ सोनिया गांधी को दिया है अपने भतीजे की जान बचाने के लिए, बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगी। टेक्निकल पेंच है जिसकी वजह से जो पार्टी का विलय है वो नहीं हो पाएगा और बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही ममता बनर्जी अकेली नहीं है जो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करना चाह रही हैं, और कई सारी पार्टियां लाइन में हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के बिना अब अस्तित्व नहीं है। और साथ ही अखिलेश यादव लंदन क्या गए, उनकी पार्टी के विधायक और सांसद किसी और पार्टी से संपर्क करने लगे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले बात शियानी घोष की। वो शियानी घोष जिसको ये माना जाता था कि भैया ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के बाद अगर कोई पार्टी में बचा रहेगा तो वो शियानी घोष जैसी नेता रहेंगी। जब ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद सभी पार्टी की सभी समितियों को भंग कर दिया, उसके बाद जब पुनर्गठन हुआ तो ममता बनर्जी ने शियानी घोष के ऊपर इतना विश्वास जताया कि उन्हें महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो शियानी घोष जो अभिषेक बनर्जी की करीबी मानी जाती हैं, वो शियानी घोष जो कभी ये कहती थी मैं कोई चड्डा नहीं चड्डी हो जाऊं, वो शियानी घोष जिसके मन में और विचारों में काबा और मदीना बसते थे, अब ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही गाएंगी कि मेरे लब पे काशी और मन में मथुरा है। क्योंकि शियानी घोष ने भी बड़ी आसानी से, सुमड़ी में गुमड़ी होती है ना, अपना पाला बदल लिया। ये लिस्ट है उन 19 लोगों की जिन्होंने ये बाकायदा लिख कर दिया है कि भैया हम अलग गुट बना रहे हैं लोकसभा के अंदर, और अब हमारा पुरानी टीएमसी से यानी ममता बनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, हम खुद में एक टीएमसी है और अलग से टीएमसी। उसमें शियानी घोष ने भी सिग्नेचर किए हैं और कल रात बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई। दिन में नहीं गई, जब मीडिया कैमरा कहीं और बिजी हो, अंधेरा हो चुका हो, ज्यादा नजर ना आए, तो कल रात बाकायदा मुलाकात की गई है और अब कंफर्म है। और इसमें नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी है, इसमें नाम यूसुफ पठान का भी है। बाकायदा यूसुफ पठान के लिए तो खबर ये चली कि ममता बनर्जी ने कहा सीट खाली कर दो, उसने कहा भैया दीदी आप कौन, आप तो अब इतिहास हो चुकी हैं, तो उन्होंने भी सिग्नेचर करने से मतलब रिजाइन करने से मना कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए तो बात ये कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने फोन किया, अभिषेक बनर्जी ने फोन किया, कपिल सिब्बल ने फोन किया, तो बड़े बड़े कल्याण बनर्जी ने फोन किया, सबने फोन किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का फोन रिचार्ज नहीं है, फोन नहीं उठा पा रहे हैं, बैटरी डाउन हो गई, तो उन्होंने भी आउट ऑफ रीच हो गए हैं। तो जिस तरीके से पार्टी खंड खंड टूट रही है, रोज एक इस्तीफा हो रहा है, एक राज्यसभा का, पहले एक फिर दूसरा, आज तीसरा है। मैं आपको पहले ही सुबह ही बता रहा हूं, आज एक और राज्यसभा मेंबर का इस्तीफा होगा और धीरे 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 पार्टी रेत की तरह ममता बनर्जी के हाथ से निकलती चली जाएगी और कुछ कर नहीं पाएंगी। लेकिन अभी एक मैडम और है जो जाने की तैयारी कर रही हैं, वो जिस तरीके से फिलर्स दे रही हैं। जी हां, हमारी रिवर्ड महुआ मोहित्रा क्या कहा, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर शुभेंदु, रिबेल शुड हैव क्वाइट लाइक हिम।
मतलब अब वो ये कह रही हैं कि मेरे मन में शुभेंदु के लिए बड़ा सम्मान है। यानी कि वो बता रही हैं कि साहब हमारे ऊपर तो केस वेस चल रहे हैं, हमारे जो हस्बैंड साहब हैं उनके खिलाफ भी केस वेस बाकायदा पार्लियामेंट में कंप्लेंट पहुंची हुई है, तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। तो संभावना यह है कि यहां से भी कुछ हो जाए, लेकिन बीजेपी नहीं लेगी। बीजेपी किसी भी हद तक जाकर महुआ मोइत्रा को अपने साथ कहीं भी एसोसिएट होता नहीं दिखाई देगी, इसकी संभावना कम है। बाकी राजनीति में क्या हो क्या कहा जा सकता है। इसके अलावा जो खबर कल चली, देखिए आज कांग्रेस की जितने जनरल सेक्रेटरीज हैं, जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सबको आज दिल्ली में समन किया गया। आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस की होने वाली है। उसका कारण है क्योंकि आने वाले अगले 15-20 दिन में, एक महीने में आपको एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में दिखाई देगा। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कांग्रेस के साथ विलय करना चाह रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया अगर अकेले लड़ते रहे तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये शुरुआत ममता बनर्जी करती है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, आज उसके पास लगभग 1000 करोड़ रुपए का फंड है। तो ममता बनर्जी गई सोनिया गांधी के पास इंडिया अलायंस की बैठक में और जाकर ये कह दिया सोनिया गांधी को कि मैडम ये रही मैं, ये रही मेरी पार्टी, ये रहे मेरे 1000 करोड़, कई सारे ऑफिस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इतना तो सिर्फ कैश में है ना, ये मैं आपके चरणों में रखती हूं और मुझे और मेरी पार्टी को और मेरे भतीजे को बचा लीजिए। और कांग्रेस को यह प्रपोजल दिया गया। 2 बैठकें हुई, सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात हुई। उसके बाद अभिषेक बनर्जी बाकायदा राहुल गांधी से जाकर मिले और उनसे कहा, मतलब बातचीत हुई लगभग 1.5-2 घंटा और इस विषय पर चर्चा हुई। कांग्रेस की तरफ से प्रपोजल आया। देखिए कांग्रेस को पता है कि टीएमसी का हाथ नीचे है। टीएमसी को, कांग्रेस को पता है कि टीएमसी अभी कमजोर है, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन चलेंगे। और क्यों ना चलाए कांग्रेस। 2024 में जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल में जाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो बाकायदा ममता बनर्जी दौड़ा देती हैं, यहां चुनाव प्रचार नहीं करोगे, क्योंकि ममता बनर्जी को पता था अगर राहुल गांधी यहां बोलेगा तो टीएमसी से मुसलमान का वोट छिटकेगा। और 4 घंटे का समय मिलता है, राहुल गांधी कहते हैं बस 4 घंटे दे दो, मैं यहां से निकल जाऊं। और राहुल गांधी बंगाल छोड़ के भाग जाते हैं। और दोबारा बंगाल जब जाते हैं वो तब जाते हैं जब विधानसभा चुनाव में अमित शाह वहां पर बाकायदा प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होती है। तब जाकर राहुल गांधी के अंदर हिम्मत आती है कि ठीक है अब जाकर मैं वहां पे प्रचार करूंगा। तब भी क्या कहते हैं कि टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है। चुनाव खत्म होते ही ममता बनर्जी साक्षात जाकर एक तरीके से चरणों में विराजमान हो गई सोनिया गांधी के कि अब जान बचा लो। उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला, जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस है वो छिन जाएगा, तो भैया बेइज्जती कितनी होगी। उसके अलावा 2/3 जो मेजॉरिटी है वो एक साइड बैठी है, अगर वो चली गई, पार्टी चली गई, तो कुछ, जब तक कुछ है तब तक तो बार्गेन कर सकती है ना ममता बनर्जी। अभी पार्टी फिलहाल है, 1-2 ने इस्तीफा दिया है, लेकिन फिलहाल तक पार्टी है। जिस दिन वो 2/3 बिल्कुल ही अलग हो गया, शिंदे ग्रुप जैसा उसने कार्यक्रम कर दिया, तो भैया आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो और कम हो जाएगी। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो अभिषेक बनर्जी है उसके खिलाफ जिस तरह का माहौल है, भैया उसे बचाना है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के लिए पुत्रवत है, पुत्र के समान है। तो वो चाहती हैं कि किसी भी तरह, तो कांग्रेस ने भी समझ लिया, तो उसने कहा ठीक है भैया तुम्हें हम वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और जनरल सेक्रेटरी बना देंगे। अब जनरल सेक्रेटरी तो ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ममता बनर्जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे विपक्ष का जो नेता है राज्यसभा में वो पद चाहिए। तो भैया आपको लग रहा है ममता बनर्जी उस कंडीशन में है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को थोप सके? जिस कांग्रेस में प्रियंका गांधी की राहुल गांधी नहीं सुन रहे, तो आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी कुछ कहेंगी और वो मान लेंगे? देखिए विलय ममता बनर्जी चाहती हैं। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि नहीं नहीं विलय नहीं होगा, ये सब हो, मतलब वो हवाई बातें हैं, सब कुछ है। नहीं, ममता बनर्जी सही में चाह रही हैं कि विलय हो जाए, सम्मानजनक स्थिति में विलय हो जाए।
मुझे एक अच्छा पद मिल जाए, मेरा भतीजा बच जाए, उसके एवज में 1000 करोड़ रुपए देने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। उसके एवज में मुझे अपनी पार्टी को विलय करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ममता बनर्जी की ना एज है ना एनर्जी है कि वापस से वो रिवाइवल कर सके। 5 साल बाद स्थिति और खराब हो जाएगी। और जिस हिसाब का एंटी इनकम्बेंसी गुस्सा है, और आप ही देखिए पश्चिम बंगाल में एक नया पैरामीटर निकला है कि किसी टीएमसी के नेता से जनता कितनी नाराज है, उसे जैसे हम स्पीडोमीटर में स्पीड नापते हैं ना, किलोमीटर पर आवर, या फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों की माप होती है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल में नापा जा रहा है ईपीएस, कि कौन नेता कितना ज्यादा जनता उससे नाराज है, उसका ईपीएस उतना तेज है, यानी एग्स पर सेकंड। मतलब जिस नेता पे जितनी तेजी से अंडे बरस रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से, उससे उतनी ही ज्यादा जनता खफा है। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी और भाईपो का ईपीएस तो सबसे ज्यादा है। तो जान बचानी है तो विलय करना पड़ेगा। कांग्रेस की टर्म्स एंड कंडीशन हावी है, तो वो चाहती नहीं है कि हमारी कंडीशन पे होगा। अब यहां पर टेक्निकल पेच ये फंस गया है कि भैया ममता बनर्जी को विलय करने के लिए 2/3 चाहिए, लेकिन 2/3 तो दूसरी साइड बैठे हैं। और आपकी कई सारी कमेटियों के जो आपने अध्यक्ष बनाए, मान लो सयानी घोष ही बनाई, वो भी दूसरी तरफ चली गई है। क्योंकि आपको पार्टी का विलय करना है तो बाकायदा पार्टी के अंदर कंसेंसस बनाना पड़ेगा, और सिर्फ विधायक और सांसद नहीं, जो समितियां हैं वो भी ये बताएंगी, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबका एक लेके चलते हैं, तब जाकर कहीं विलय होगा। वो तो तैयार नहीं होंगी, ना विधायक तैयार है ना सांसद तैयार है। स्थितियां ये हैं कि अगर बीजेपी आज गेट खोल दे तो भाईपो और आपका दीदी को छोड़ के कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी। भैया आज जो स्थिति है, ये कॉलिन बनर्जी हो या डेरेक ओब्रायन हो, ये तो बीजेपी नहीं लेंगे, ये जाने को तैयार होंगे। आप देख लीजिएगा ये स्थिति है, क्योंकि हर एक का पीछे कुछ ना कुछ इतिहास है। जान बचानी है तो जाना। अब ममता बनर्जी तो लगी हुई थी कि भैया किसी तरीके से मुझे बुला ले, मैं चली जाऊं। आज बाकायदा जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग है कांग्रेस के अंदर, तो इसके ऊपर तो संभावना है ही। लेकिन एक और 2 और पार्टियां हैं जो तैयार हैं कि बस कांग्रेस की तरफ से बुलावा आ जाए और हम दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाएं। एक है एनसीपी, शरद पवार गुट। वहां से भी अब ये सबसे पहले जो ये हवा छेड़ी थी ना, वो संजय राउत ने छेड़ी थी। संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने ये कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। तब ये खबर चली। उसके बाद ममता बनर्जी ने की तरफ से मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, प्रपोजल आया, सब खबरें आ गई। यानी उसने पहले भापा कि भैया पानी कितना गहरा है ये चेक कर लेता हूं और कौन कौन साथ आ सकते हैं। उसके बाद जो एनसीपी है, शरद पवार गुट, उसमें से रोहित पवार जो है, उसका स्टेटमेंट सुन लीजिए, वहां से आपको समझ आएगा कि हवा किस दिशा में। जो भी निर्णय लिया जाता है हमारे पक्ष के प्रमुख या टीएमसी के पक्ष प्रमुख वहां पे लेंगे। जब होगा तब देखा जाएगा। शायद हो भी नहीं सकता, शायद हो भी सकता है। आज क्या इंपॉर्टेंट है, सब पक्ष के जो नेता है जो आज बीजेपी के विरोध में, तो रास्ते पे आना पड़ेगा और ये भाजपा के खिलाफ वहां पे लड़ना पड़ेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन राजनीति में ना इतना ही बहुत है। यानी कि यहां से भी ये जानकारी दे दी गई है कि हम भी तैयार हैं कांग्रेस में जाने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शरद पवार गुट को यह पता है कि अपनी बेटी का भविष्य मुझे सुरक्षित करना है। उसने बहुत प्रयास किया कि सुप्रिया सुले को मिल जाए केंद्र में कुछ, लेकिन देवो भाव ने होने नहीं दिया। अब रोहित पवार को भी लग रहा है कि भैया अपनी जान बचानी है तो किसी बड़ी छतरी के नीचे जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ओलावृष्टि होती रही बीजेपी की, देखिए बीजेपी को एन केन प्रकरण फिलहाल एक नंबर चाहिए बड़ा, कारण उसको बड़ी बड़ी जो बिल्स हैं वो पास करानी है। राज्यसभा में बहुत दिक्कत नहीं है। और जो ये टीएमसी का ग्रुप भी आ रहा है ना, ये एज अ एनडीए में बाहर से समर्थन वाली स्थिति है। पहले सुनते थे ना कि सरकार को हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं, यानी कि मंत्री नहीं बनेगा लेकिन हमारा समर्थन है। ये बाहर से समर्थन वाला धड़ा है। इसमें सुष्मिता देव ने भी इस्तीफा दे दिया है और जो पूरा बागी संगठन है वो भी टूटने लगा है। वो सब ठीक है चीजें। इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं शैनी घोष बीजेपी में नहीं आई है, बाहर से समर्थन है। एक तरीके से टेक्टिकल आपका अलायंस टाइप है, एक तरीके से आपका आपसी समझ है कि भैया आप हमें सुरक्षित रखिए। हाँ, आपकी सरकार चलाने में साथ ही बड़े बड़े जो बिल हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, वुमेन रिजर्वेशन है,
इसको पास कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, बीजेपी का टारगेट 2029 में डिलिमिटेशन है। बैकग्राउंड वर्क चल रहा है, सिर्फ संसद से पास कराकर उसका इंतजार है। जिस दिन संसद से पास होगा, बैकग्राउंड उस तरीके से चल रहा है कि इंप्लीमेंट हो जाए बस। 2029 में बीजेपी लिमिटेशन चाहती है। डीएमके भी साथ आ रही है, टीएमसी का ये धड़ा भी साथ आ रहा है, इसलिए हर तरह की खरपतवार को साथ लेना पड़ रहा है, लेकिन बाहर से, दूर से, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये सांसद आए हैं, लगभग 99% को दोबारा रिपीट नहीं होगा। इन सबकी राजनीति यहां समाप्त है पश्चिम बंगाल के अंदर। यह भी सुनिश्चित बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर सारी पार्टियां, इसके अलावा जो शिवसेना ग्रुप है उद्धव ठाकरे का, वो भी कह रहा है भैया टीएम अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो बेहतर है, यानी वहां से भी विलय हो सकता है। वो तीसरी पार्टी हो सकती है जिसका विलय कांग्रेस के अंदर हो सकता है। आप समझिए, बाला साहब ठाकरे जिनकी राजनीति पूरी की पूरी एंटी कांग्रेस रही, प्रो हिंदुत्व रही, उनका बेटा भी जा सकता है। हर पार्टी इंतजार कर रही है कि देखना कि माहौल क्या है, हर कोई कांग्रेस में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही कांग्रेस में ये शुरुआत होगी विलय की, कांग्रेस के अंदर भगदड़ मचेगी। अधीर रंजन चौधरी ऑलरेडी कह चुके हैं, अगर टीएमसी आती है तो मैं कांग्रेस का एक धड़ा लेकर यहां पश्चिम बंगाल में, और ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल में फिलहाल कांग्रेस इज इक्वल टू अधीर रंजन चौधरी है, जैसी भी है, मैं लेके निकल जाऊंगा। जब इतनी सारी पार्टियों के इतने सारे बड़े बड़े छत्र वहां पर आ जाएंगे, जो ऑलरेडी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कुछ राज्यों में तो है ही ना, और वहां पर भी आ जाएंगे। मान लो महाराष्ट्र में कांग्रेस का कुछ तो है ही आधार, वहां पे एनसीपी भी आ जाएगी, उद्धव भी आ जाएगा, उसी स्पेस को कैप्चर करेंगे। तो इंटरनल जो फ्रेगमेंटेशन होगा, जो कांग्रेस के ऑलरेडी नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इतनी बुरी स्थिति में भी छोड़ के नहीं गए, तो वो तो चाहेंगे ना हमारा हक बने, तो वहां लड़ाई निश्चित तौर पर बनेगी। और इसलिए अब लोग कहेंगे तो बीजेपी में भी होता है, यहां हो जाएगी वहां नहीं होती, क्योंकि वहां सेंट्रल लीडरशिप मजबूत है। क्या राहुल गांधी इतने मजबूत हैं कि इस लड़ाई को संभाल पाएंगे? जहां कुछ भी हुआ, केरल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उसे तो प्रियंका गांधी ने मैनेज किया, राहुल गांधी नहीं कर पाए। इसीलिए कांग्रेस को के लिए भी आने वाला, फिलहाल तो कांग्रेस को लग रहा है भैया अपनी बाल्टी भर लो, पानी से खाली है, पानी खराब हो, सड़ा हो, गला हो, रंगीन हो, पीने लायक हो ना हो, फिलहाल बाल्टी में पानी भर जाना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति है, वो हर एक को लेने को तैयार है। तो अभी टीएमसी थोड़ी जानकारी अभी रोहित पवार देने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी कहा जाने लगा कि नहीं भैया कांग्रेस के साथ ही चलना है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टियां हो सकता है कि कांग्रेस में मर्ज भी हो जाएं। तो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग होना है, जो भारत है वो शायद डुअल पार्टी सिस्टम की तरफ ना बढ़ जाए, जैसे अमेरिका में और कई देशों में है, वो स्थिति ना हो जाए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, लास्ट के लिए बचा के रखी थी साहब, एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर टूट फूट की बात चल रही है, और जो अब लग रहा था कि ऐसा तो अभी तो भैया चुनाव दूर है, यूपी का विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, तब तक तो पार्टी रहेगी ना। लेकिन नहीं साहब, तभी तो शुरू में कहा था राजनीति क्या ना करवाए। न्यूज 24 मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी खबर है, सपा को लग सकता है अब तक का सबसे बड़ा झटका। बसपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं कई सांसद और विधायक। अभी जो अभिषेक बनर्जी कह रहा हूं, ये जो अखिलेश यादव हैं, किस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं? पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी आदिवासी हो जाता है, मतलब कभी आधी आबादी हो जाता है, ये चेंज होता रहता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आप किस जगह बैठे हैं, किस शहर में बैठे हैं, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो कुछ भी है, पिछड़ा, दलित, और वो तो है ही ना अल्पसंख्यक। और पीडीए यानी पिछड़ों का सबसे बड़ा, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है, वो तो मायावती से ऊपर तो कोई नहीं है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव की राजनीति चल रही है, जो मुसलमान है वो भी कहीं हद तक अपनी चीजों को रिकैलिब्रेट कर रहा है टीएमसी की हालत देखकर, कि भैया हमने सारी घोड़े खोल दिए, हमने विदेशों से वोटर लिया है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो भैया ये अखिलेश क्या कर लेगा? कम से कम वहां पिछड़ा जाटव वोट है, उसके अगर मिल जाएंगे तो स्थिति शायद कुछ बेहतर हो जाए। वो भी अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संभाल रहा है। इसी रिपोर्ट में, इसी खबर में एक और बात कही गई है कि लगभग 55 विधायक और 25 सांसद बसपा या दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं, और वो तब है जब अखिलेश यादव लंदन गए हुए हैं।
ये एंटी रामाराव ना हो जाए इनका, कि वो विदेश गए थे, पार्टी टूट गई थी, उनके दामाद साहब ने तोड़ दी थी, कहीं स्थिति ना हो जाए। तो अखिलेश यादव के लिए भी ये स्थिति बुरी हो सकती है। और अगर ये देखिए, अगर चुनाव से पहले पार्टी टूटती है तो क्या ऑप्टिक्स लाएगी, वोटर क्या कहेगा? जो नेता अपनी पार्टी नहीं बचा पाया, इससे बेहतर स्थिति नहीं आ सकती। आपके पास 37 सांसद हैं, आपके पिता का भी हित नहीं ला पाए, आपके पास 100 से ऊपर विधायक हैं। पिछले उससे पहले बीजेपी कितनी अच्छी कंडीशन में थी, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत हद तक सपा ने रिवाइव किया, लेकिन आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर वहां टूट हो जाती है, भैया कांग्रेस कहेगी मुसलमान हमें चाहिए, बसपा कहेगी हमें चाहिए मुसलमान, अपना स्थिति देखेगा, उसने देख लिया ना भैया। 2014 में कोई फायदा नहीं हुआ, 17 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 24 में तुक्का लग गया। और सिर्फ क्यों? क्योंकि बीजेपी ने खराब कैंडिडेट सिलेक्शन किया। और जिस रूथलेस मोड में मोदी चल रहे हैं, जिस रूथलेस मोड में योगी और अमित शाह चल रहे हैं, तो भैया अब नहीं बचेगा। और पिछली बार सबसे बेहतर कंडीशन थी सपा की, जितने अलायंस पार्टनर थे, जयंत हो, राजभर हो, पल्लवी पटेल हो, कई सारे और सब थे, सब छोड़कर चले गए। वो दोबारा आएंगे 27 में, लगभग असंभव है। कोई एक दो आ गया, कोई नहीं आएगा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक आपका सबसे अच्छा मैथमेटिक्स था, सब जातियों का समीकरण था, अब वो आपके पास नहीं है। राहुल जो अब क्या अखिलेश यादव हैं, वो सैचुरेशन लेवल पर थे। हाँ, बस थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि यादव या मुसलमान को थोड़ा वोट, टिकट कम देकर, जो वोट बीजेपी को जाता है, मान लीजिए ब्राह्मण है, ठाकुर है, जाट है, इस तरह के लोगों को ज्यादा टिकट दिया जाए ताकि सेंधमारी की जा सके। जो एक्सपेरिमेंट किया लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में फिर सवाल ही उठेगा, अगर दोबारा करेंगे तो यादव, मुसलमान और ये सब पूछेंगे ना, साहब आपकी गठरी हम उठाकर घूम रहे हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, तो हमने मन बना लिया, चलिए ठीक है, एक बार को विधानसभा में मिल जाएगा मौका, यहां भी नहीं मिलेगा तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी दिक्कत निश्चित तौर पर है। और अगर उससे पहले ये खबर सही हो जाती है, देखिए अभी इस खबर की पुष्टि के लिए मुझे लग रहा है कि हल्का सा रुकना चाहिए, लेकिन खबर है तो अब धुआं है तो आग हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये चैनल प्रो कांग्रेसी है, तो ये भी एक संभावना है कि कांग्रेस प्रेशर बना रही हो इस तरह की खबरें प्लांट कर अभी अखिलेश यादव के खिलाफ, ताकि वो भी चुनाव से पहले जो सीट बार्गेनिंग हो उसमें कुछ कर सके। दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन अगर पार्टी टूट रही है तो भी अखिलेश के लिए खराब है, और इस तरह की अगर स्टोरीज प्लांट होंगी तो भी अखिलेश के लिए खराब है। दोनों ही स्थिति में आने वाला समय, देखिए अब बंगाल का जो एपिसोड है ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 महीने के अंदर निपट जाएगा, क्योंकि जिसको जहां जाना है वो धूल सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी। ममता बनर्जी को जहां जाना है, विधायक सांसद जो जाएगा चला जाएगा। अब खेल होगा यूपी, पंजाब और इन सब के अंदर शुरू, और उससे पहले पार्टी टूटती है तो भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खैर देखते हैं बीजेपी किस स्ट्रेटेजी के ऊपर यूपी में चलती है, कि इन लोगों को के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी बनाकर, क्योंकि अगर ये पार्टी टूटती है तो एंटी इनकम्बेंसी वाला, माफ कीजिएगा, जो सपा के खिलाफ जो एक माहौल है उसमें कहीं सिंपैथी ना मिल जाए, उसको भी बीजेपी थोड़ा सा कंसिडर करेगी। तो देखते हैं किस तरफ जाती है कहानी। लेकिन पार्टियों का मर्जर और पार्टियों का टूटना अभी शुरुआत हुई है, अभी ये लंबा चलेगा। भारत की राजनीति यहां से कम कुछ समय, मतलब समय बाद जिस तरीके से चीजें चल रही है, अगर ये फलीभूत हो जाती हैं तो भारत की राजनीति 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जाती दिखाई दे रही है, मोटे मोटे तौर पर ज्यादातर राज्यों के अंदर। खैर, आपको अगर ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।